सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा DBMS का थर्ड क्लास है। तो आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। इससे 2 से 4 नंबर के सवाल आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन लंबा चलेगा। इंट्रोडक्शन टू DB एनोमलीज, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, एट्रीब्यूट्स, क्लोजर, मेंबरशिप टेस्ट, फिर फाइंडिंग कैंडिडेट कीज। तो है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं कि पेपर में कि कैंडिडेट की निकालो कितनी होंगी। तो उसके लिए तुम्हें ये पहले के 4 पता होने चाहिए, मतलब इंटरलिंक चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले लॉसलेस जॉइन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी, प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, नॉर्मल फॉर्म्स 1NF 2NF 3NF BCNF, फाइंडिंग हाईएस्ट NF, नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिलेशनल स्कीमा, फिर डिकम्पोजिशन। अगर डिकम्पोजिशन का सवाल आएगा तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कैंडिडेट की निकालनी होंगी। तो इंटरलिंक चीज़ें और MBD 4NF ये जो है बहुत मिनिमम है, रेयर है, मगर देख लेंगे हम ये भी। कैनोनिकल कवर ऑफ FD सेट, मिनिमल कवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन यूज टू एलिमिनेट रिड्यूस रिडंडेंसी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है कि जो रिपीटिशन है डेटा का, डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम कम कर सकें DB टेबल्स में। जब डेटा एक ही है, सेम ही है, जैसे तुमने व्हाट्सएप पे किसी को फॉरवर्ड किया, अब तुम्हारे पास भी पड़ा है, वो उसको भी फॉरवर्ड करके स्टोरेज डबल हो, है ना, डुप्लीकेट डेटा। तो इफ़ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशन स्टोर्ड इन सिंगल रिलेशन देन इट फॉर्म्स रिडंडेंसी। तो टेक्निकली बोलेंगे इसको, रिडंडेंसी क्या होती है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रिलेशन एक सिंगल रिलेशन में स्टोर करे गए हों तो ये रिडंडेंसी फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 या 2 से ज़्यादा बोला तो 3 आपको 3 इंडिपेंडेंट रिलेशन दे दिए। पहला स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, कोर्स आईडी, कोर्स का नाम और इंस्ट्रक्टर कौन है उसका, और तीसरा रिलेशन है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी का रिलेशन फ़ी के साथ। ठीक है, हाँ। तो यहाँ अगर टेबल ध्यान से देखो तो अब मैंने क्या बोला कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशन, तो ये 3 है। अब ये एक सिंगल रिलेशन में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, SID एस नेम, डेट ऑफ बर्थ CID सी नेम, इंस्ट्रक्टर और फीस। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि SID 1 है, SID 1 है, उसका नाम A है और उसका डेट ऑफ बर्थ 1990 है। ठीक है, अमन मान लो। अब ये SID 2 है, यानी दूसरा बच्चा है, इसका नाम भी अमन ही है, इसकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही है, सेम क्लास में पढ़ते हैं तो, है ना। मगर आगे देखते हैं, इनकी CID जो है, दोनों ने पहला कोर्स ले रखा है, दोनों डेटाबेस पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रक्टर कोर्स है इनका। ठीक है, फीस कुछ है, ऐसे करके सब कुछ डेटा भर रखा है। तो तुम एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे देख रहे हो तो कितना कैसे कोर्स का नाम, कोर्स की ID, कोर्स का नाम और इवन इंस्ट्रक्टर तीनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखो भले ही सेम स्टूडेंट है मगर उसने अलग अलग कोर्स ले रखा था तो रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या रिडंडेंसी बताती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कैंडिडेट की क्या होगी इस पर्टिकुलर रिलेशन में, तो हमने कैंडिडेट की पढ़ रखा है, तो ध्यान रखना सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, पहले 2 वीडियो अगर नहीं देखी है, रिवाइज करनी है कर लो। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट की होगी SID CID। क्लियर। ठीक है, अब है रिडंडेंसी से प्रॉब्लम क्या होता है, दिखाना ही पड़ेगा। इंसर्शन डिलीशन अपडेशन एनोमली कॉजेज इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, तो हुआ क्या, रिडंडेंसी से प्रॉब्लम क्या हुई। फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैं प्रॉब्लम तुम्हें दिखाया ना, इंसर्शन एनोमली। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि तुम्हें एक नया बच्चा इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर रिलेशन में। मान लो S4 उसकी ID है, जब उसने कोई कोर्स में एनरोल ही नहीं किया है तो वो क्या होगा, है ना, वो आ ही नहीं पाए, मतलब नया स्टूडेंट नहीं आ पाएगा। कोई नया, मान लो तुम्हें एक नया कोर्स लॉन्च करना है, मगर उसमें किसी बच्चे को एनरोल तो होना पड़ेगा ना, DB में आने के लिए, टेबल में आने के लिए एनरोल होना पड़ेगा। तो इंसर्शन करने में एनोमली आ रही है। सेकेंड है डिलीशन एनोमली। ठीक है, डिलीशन मतलब मान लो तुमने स्टूडेंट 3 को डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट 3 ने कोर्स 3 ले रखा है ना। कोर्स 3 जो है वो सिर्फ एक ही बच्चे ने लिया था, वो इसने, अगर तुम इसको हटा दोगे तो कोर्स भी हट जाएगा, है ना, और कोर्स बचेगा ही नहीं। इवन तो कोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा OS है ना, गैल में पढ़ा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर बच्चे हैं नहीं तो, है ना। फिर अपडेशन एनोमली, कभी कभी क्या होता है, मान लो डेट तुमने चेंज कर दी, यहाँ पे 1986 कर दी, मगर स्टूडेंट 3 की जो है हर जगह डेट चेंज हुई, तो ये अपडेशन एनोमली आ गई। क्लियर। तो ये था हमारे तीनों एनोमली। फिर है बोल रहे हैं कि अगर रिडंडेंसी अगर 0% हो जाए, यानी रिडंडेंसी हो ही ना, रिपीटिशन ऑफ डेटा हो ही ना, तो डेटाबेस टेबल में कभी ये सब एनोमली होंगी ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को एलिमिनेट या रिड्यूस करने के लिए हम 100% नहीं हटा सकते रिडंडेंसी। क्यों नहीं हटा सकते, जैसे अगर तुम देखो, तुम बोलोगे कि ये भी तो रिपीट हो रहा है, A1 A 1990 1990, मगर ये रिडंडेंसी नहीं है क्योंकि ये अलग अलग आइडिया हैं इनकी। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देना। तो 0% रिडंडेंसी बता दिया मैंने तुम्हें। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा एक रिलेशन का इनटू सब रिलेशन। ठीक है, R1 R2 RM जितने भी सब रिलेशन बन सके उसमें उसको डिकम्पोज यानी तोड़ना पड़ेगा। तो ये है आइडिया नॉर्मलाइज करने का। जो भी नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं वो यही आइडिया है कि हम रिड्यूस करें रिडंडेंसी को। फॉर एग्जांपल जो अभी तुमने एक पर्टिकुलर रिलेशन देखा, वो अलग अलग 3 रिलेशन बन सकते थे। ठीक है, जहाँ पे रिपीटिशन ना हो। फॉर एग्जांपल SID नेम, तो ये रिलेशन 1 है हमारा। ठीक है, मैंने बोला ना रिलेशन 1 से लेके अंदर डिकम्पोज करना है, तो ये 3 हमने बना दिए। SID नेम डेट ऑफ बर्थ हमने एक जगह ले ली, प्राइमरी की इसमें SID हो गई। SID CID फीस, अब मान लो हर जिस बच्चे का रोल नंबर और उसके कोर्स की ID, वो दोनों को, इन दोनों मिला के प्राइमरी की हो गए। यहाँ बात करें तो प्राइमरी की हमारा कोर्स ID हो गया, जहाँ पे कोर्स ID कोर्स का नाम और फीस होगा। तो ये है नॉर्मलाइज DB डिज़ाइन, ये नॉर्मलाइज डिज़ाइन है। ठीक है, कोई रिडंडेंसी नहीं दिख रही, कोई एनोमली नहीं दिख रही, तो ये अच्छे डिज़ाइन है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। इंपॉर्टेंट है कि देखो चीज़ें कुछ होंगी, जैसे अभी फंक्शनल FD के बारे में, FD बोलूँगा। ठीक है, अब से मैं तो X एंड Y सम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन R
ठीक है। एक रिलेशन है आर नाम से, एक्स और वाई एट्रीब्यूट्स हैं, T1 T2 एनी टपल ऑफ रिलेशन। तो टपल है हमारे पास T1 T2, ठीक है, ये पर्टिकुलर रो है ना, T1 T2 एक टपल है। देख रहे हो नॉमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट टपल ये सब हम पहले देख चुके हैं, है ना, ऑफ आर, जहाँ पे एक्स गोज टू वाई, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है, लिखा है FD, एक्स इम्प्लाइज वाई FD, यानी मेंबर ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो एक्स इम्प्लाई वाई एक रिलेशन में अगर है तो हम बोलेंगे T1.x=T2.x। अगर ऐसा है, यानी यहाँ देखो पहली टपल में अगर एक्स है, x1 है, दूसरे टपल में भी x1 है, तो डेफिनेटली ये भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर x1 है, यहाँ x1 है, तो यहाँ पे जो होगा ना y, जैसे यहाँ y5 है तो यहाँ पे भी y5 होगा, तभी हम बोलेंगे कि x इम्प्लाई y हो रहा है, ठीक है। तो x इम्प्लाई y FD में इम्प्लाई करता है, तो x1 जो है पॉइंट करेगा तो हमेशा y1 y5, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे x2 है तो यहाँ y2 हो सकता है, x3 में भी y2 हो सकता है, कोई बात नहीं, मगर जब भी x3 लिखेंगे हमेशा y2 आना चाहिए, जब भी x1 लिखूंगा हमेशा y5 आना चाहिए, ठीक है। उल्टा पॉसिबल है क्या, y इम्प्लाइज x हो सकता है, नॉट, ठीक है, y नॉट इम्प्लाइड इन r, y इम्प्लाइज x नॉट इम्प्लाइड इन r, बिकॉज यहाँ देखो y2 जो है वो एक बार तो x2 रिटर्न कर रहा है, वो दूसरी बार x3, तो ये एनॉमली, ये दिक्कत है, ठीक है, तो नॉट इम्प्लाइड। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट है, उसकी SID, उसका नाम, उसका CID दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने S1 लिखा है तो उसका नाम A है और उसको CID कोर्स मिला है पहला, तो एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, S1 उसका नाम भी वही रहेगा, नाम सेम रहेगा ना उसका, तो SID इम्प्लाइज S नेम, इम्प्लाइड हो रहा है ना, सही बात है, क्योंकि जो रोल नंबर है उसका नाम अमन ही रहेगा ना, अमन, S1 जिसका भी रोल नंबर है अमन ही रहेगा, भले ही वो कोर्स कोई सा भी ज्वाइन कर ले। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि S नेम जो है इम्प्लाई करेगा SID, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल दोनों का नाम मान लो चंदन है, दोनों के नाम चंदन है, मगर रोल नंबर अलग अलग है ना, तो पॉसिबल नहीं है ये कि S नेम इम्प्लाई करे SID को, क्यों, क्योंकि C देखो S4 और S3 है ना, तो नॉट इम्प्लाइड। समझ में आया। टाइप ऑफ FD क्या होते हैं, ये देखो, मुझे अगले पेज पे लिखना चाहिए था मगर तुम्हें दिख रहा है तो और क्या चाहिए। टाइप ऑफ FD यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये 3 तरह की होती हैं और आगे जाके क्वेश्चंस में रिपीटेडली यूज़ होगा, क्वेश्चंस में या बताते वक्त, ट्रिवियल FD क्या होता है, नॉन ट्रिवियल और सेमी नॉन ट्रिवियल FD। ट्रिवियल FD मतलब सेल्फ FD, ठीक है, सेल्फ FD, सेल्फ मतलब खुद को, है ना, जैसे SID को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, तुम रोल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो S1 तो S1 ही रहेगा, चेंज थोड़ी होगा, वो तो S3 भी चेंज होगा, तो वो तो ऑलवेज ट्रिवियल केस है, ट्रिवियल मतलब ये होता है, ठीक है। तो उसको जैसे S नेम को कर रहा है, या SID एस नेम को कर रहा है, ठीक है, ये सब केस आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि S नेम तो हमारा S नेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे इसको कि x इम्प्लाइज y इज ट्रिवियल FD इफ r इज इन r, ठीक है, r रिलेशन में इफ, यहाँ इन लिखना है, x इज द सुपर सेट ऑफ y, x जो है वो दादा है, जैसे यहाँ देखो SID S नेम जो है ये क्या है, सुपर सेट है, और सबसेट क्या है, S नेम, यानी S नेम एक पार्ट है इसका, है ना, S नेम का पार्ट S नेम है, हाँ कह सकते हैं, SID का पार्ट SID है, हाँ, मगर हमेशा ध्यान रखना x जो होगा बड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि x के अंदर तीनों आ जाए, SID S नेम और CID आ जाए, फिर वो इम्प्लाई करे CID को, तो वो तो करेगा ही इम्प्लाई, ठीक है। ट्रिवियल केसेस। नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, जैसे SID S नेम को इम्प्लाई कर रही है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखो रोल नंबर जो है नाम को इम्प्लाई कर रहा है, रोल नंबर नाम को इम्प्लाई कर रहा है, तो ये क्या नॉन ट्रिवियल है, कि दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए जो इम्प्लाई हो रहे हैं, जैसे SID S नेम के बीच में कोई कॉमन नहीं है तो x इंटरसेक्शन y 5 है, ठीक है, कोई कुछ कॉमन नहीं है। SID CID जो है S नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों देखो कितना क्लेवरली लिखा है कि ये दो अलग है, ये अलग है, तो ये भी टाइप ऑफ नॉन ट्रिवियल है, याद रखना। फिर आता है सेमी नॉन ट्रिवियल, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। फॉर एग्जाम्पल SID इम्प्लाई कर रहा है SID और S नेम को, SID इम्प्लाई कर रहा है SID और S नेम को, ये पर्टिकुलर इन दोनों को इम्प्लाई कर रहा है, तो इससे क्या हुआ कि एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे राइट साइड में दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि SID जो है वो इम्प्लाई कर रहा है SID को, पहला केस कौन सा है, ट्रिवियल केस है, SID इम्प्लाई कर रहा है S नेम को, ये कौन सा है, नॉन ट्रिवियल केस है ना, तो इन दोनों को मिला के कंबाइन करके सेमी नॉन ट्रिवियल बनता है। या एक और एग्जांपल है SID CID इम्प्लाई कर रहा है CID S नेम को, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि SID CID को इम्प्लाई कर रहा है, ये कौन सा केस है, ट्रिवियल, और SID CID S नेम को इम्प्लाई कर रहा है, दैट इज नॉन ट्रिवियल, सॉरी नॉन ट्रिवियल, हाँ, तो तब जाके सेमी नॉन ट्रिवियल बनता है। होप क्लियर है। अच्छा, आर्मस्ट्रॉन्ग रूल देख लो, छोटे से हैं, ज़्यादा नहीं है, और शायद तुमने पढ़ा भी होगा 11th-12th में, कि XYZ अगर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं R में, रिलेशन है R, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि x को ही इम्प्लाई कर रहा हो सकता है ये, है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी x की खुद ही की फंक्शनल डिपेंडेंसी y की होगी, z की है, ऑलवेज होगा ऐसा, सेल्फ डिपेंडेंसी, या ट्रिवियल FD कहेंगे इसको। सेकंड है ट्रांजिटिव, यानी अगर x इम्प्लाई कर रहा है y को और y इम्प्लाई कर रहा है z को, तो x इम्प्लाई करेगा z को, ये भी पॉसिबल है। ऑग्यूमेंटेशन में क्या है कि x इम्प्लाई कर रहा है y को, तो z डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिट रूल क्या कहता है, अगर x इम्प्लाई कर रहा है y z को, तो हमारा x इम्प्लाई करेगा इंडिविजुअली y को भी और z को भी। जब मैं तुम्हें वो सेमी नॉन ट्रिवियल दिखा रहा था तो मैंने ऐसे करके तोड़ा था ना उसको, कि कॉम्बिनेशन में से एक ट्रिवियल एक नॉन ट्रिवियल है ना। मर्ज रूल कहता है कि अगर x इम्प्लाई कर रहा है y को और x z को कर रहा है तो मर्ज भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब आता है एट्रीब्यूट क्लोजर्स। इसको हम एक्स के ऊपर स्टार बना के या प्लस बना के दिखाते हैं, ठीक है, स्टार नहीं प्लस बना के दिखाते हैं कि एक्स इज सम एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। एक एट्रीब्यूट सेट है रिलेशन आर का, जहाँ पे क्लोजर डिफाइन करेगा सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स विच आर डिटरमाइंड बाय एक्स, ठीक है, सारे एट्रीब्यूट जो एक्स डिटरमाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एफ डी दे रखी है, एफ डी तुम्हें बता दिया ना मैंने, फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना। तो इसमें ए इम्प्लाइज बी, सी इम्प्लाइज डी, ऐसे करके तुम्हें रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि ए का क्लोजर क्या होगा, तो ए प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ए इम्प्लाई कर, एक तो ए खुद को ही करेगा रिफ्लेक्सिविटी, है ना। ए जो है ए का क्लोजर यहाँ बोला सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स विच आर डिटरमाइंड बाय एक्स, यानी ए से यहाँ एक्स के लिए ए आ जाएगा, ए से डिटरमाइन होने वाले सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ लिख दो। तो ए तो पहले खुद को ही डिटरमाइन कर रहा है, क्या कहेंगे इसको, सेल्फ डिपेंडेंसी, रिफ्लेक्सिबिलिटी या ट्रिवियल एफ डी, है ना। उसके बाद ए जो है वो बी को इम्प्लाई कर रहा है, तो बी भी लिख दिया। अब मैंने यहाँ देखा ए बी दोनों मिलकर ई को इम्प्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो ई भी लिख दिया, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स जो कि डिटरमाइन हो रहे हैं, फिर ई लिख दिया। अब बी और ई ये दोनों मिलकर सी को भी कर रहे हैं, तो मैंने सी भी लिख दिया। फिर मैंने देखा सी जो है वो डी को कर रहा है, तो मैंने डी भी लिख दिया। ई एफ कहीं मिल रहा है क्या तुम्हें, नहीं ना। यहाँ पे अगर एफ नहीं लिखा है तो तुम जी नहीं ला सकते, क्योंकि ई तो रखा हुआ है हमारे पास, एफ नहीं है, तो इतना ही रहेगा। तो ए का क्लोजर हमारा ये हो गया, यानी ए बिलोंग्स टू ए बी सी डी ई, ठीक है। या अगर मैं एफ को अलग से लिख लूँ, साथ में लिख लूँ, तो क्या होगा, ए एफ, पहले तो ये दोनों खुद आ जाएंगे, ए कॉमा एफ, फिर ए की वजह से बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, है ना। फिर ये ऊपर वाली कहानी सेम, और लास्ट में देखेंगे हम कि ई एफ भी पॉसिबल है, ई आने के बाद एफ भी है, तो जी भी आ जाएगा, तो लिख दिया, ठीक है। तो ए एफ जो है वो सभी को एक तरह से डिटरमाइन कर पा रहे हैं, सारे एट्रीब्यूट्स को, ठीक, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे इस रिलेशन में। अच्छा, तुमने सुपर की पढ़ी थी पिछली क्लास में, याद होगा। अब उसको थोड़ा एफ डी की टर्म्स में देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एफ डी। तो एक्स इज सम एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा आर, ठीक है, मान लेते हैं एक्स जो है एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा आर का। एक्स इज सुपर की ऑफ रिलेशन इफ एक्स का क्लोजर मस्ट डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर, ठीक है। मतलब सारे एट्रीब्यूट, अभी देखो यहाँ देख रहे हो, ए एफ ने कुछ नहीं छोड़ा, जितने भी रिलेशन के अंदर सारे थे ए बी सी डी ई एफ जी सबको ले लिया, यानी ये क्या है, सुपर की निकला। तो यही बोल रहे हैं कि एक्स एक सुपर की निकलेगा, जरूरी नहीं है एक्स एक एलिमेंट हो, यहाँ दो है ना, तो कोई बात नहीं। इफ एक्स प्लस मस्ट, यानी क्लोजर ऑफ एक्स मस्ट डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। एग्जांपल देख लो, इस पर्टिकुलर रिलेशन में ए बी सी डी ई एफ का रिलेशन दे रखा है तुम्हें, और ये सब इनके क्या है, एफ डीज हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं ए बी का प्लस लेता हूँ, इन दोनों को एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए बी का प्लस यानी क्लोजर लेता हूँ, तो ए बी पहले तो ए बी खुद लिख देना है, सी ए बी की वजह से आ रहा है, ठीक है, सी की वजह से डी आ रहा है, ठीक है, डी की वजह से ई आ रहा है, ठीक है, ई की वजह से एफ आ रहा है, और एफ की वजह से बी, तो बी पहले ही है। तो देख रहे हो सारे एलिमेंट्स आ गए, सारे जितने भी थे, है ना। तो रिलेशन में जो भी थे सब आ गए, यानी कि क्या है, सुपर की निकली। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ कि मान लो मैंने ए बी सी लिया, ठीक है, तो ये ए बी, तो ए बी की वजह से सब आ रहे थे, सी भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सब आएंगे, तो ये भी सुपर की है। मगर अगर मैंने ए हटा दिया है, बी सी लिया मैंने, तो देख रहे हो बी और सी, पहले तो बी सी की वजह से बी खुद आएगा, सी खुद आएगा, सी की वजह से डी आएगा, डी की वजह से ई आएगा, ई की वजह से एफ आएगा, एफ की वजह से बी आएगा, मगर ए कभी नहीं आ रहा है, तो ये सुपर की नहीं है। समझ में आया, सुपर की कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती है। अब देखो, अब कैंडिडेट की याद होगा तुम्हें, ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सुपर की। तो एक्स एक कैंडिडेट की तब है जब एक्स मस्ट बी, एक चीज़ देख रहे हो तुम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखो, यहाँ सी लिखा है, मतलब ए बी के साथ मैंने ये सुपर की थी, इसके साथ मैंने सी लिख दिया, इसके साथ तुम डी लिख दो, इसके साथ ई लिख दो, एफ लिख दो, या ए बी सी भी हटा दो, सिर्फ एफ लिख दो, तब भी सब आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ए बी जो है इससे छोटा कहीं नहीं जा पा रहा है ना। मतलब क्या मैं सिर्फ ए से काम चला सकता हूँ, नहीं। क्या मैं सिर्फ बी से काम चला सकता हूँ, नहीं, दोनों आने चाहिए, और इससे मिनिमम नहीं हो रहा है, तो ये हमारी कैंडिडेट की होगी। होप समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल और दूंगा मैं, यहाँ देखो, एक्स मस्ट बी सुपर की ऑफ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया मिनिमल सुपर की, तो कैंडिडेट की कब कहलाएगी, पहले तो सुपर की होना चाहिए, सुपर की मतलब सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन उसका क्लोजर बता दे। दूसरा, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज सुपर की ऑफ आर। तो एक्स का कोई खुद का सबसेट नहीं होना चाहिए, मिनिमल मतलब ये होता है, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। तो कोई प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर मतलब तुम्हें पता है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट नहीं है, एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट होगा एक्स और वाई, है ना। तो फॉर ऑल वाई यहाँ पे क्या है, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट वाई प्लस, यानी क्लोजर ऑफ वाई डज नॉट डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ आर, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट एक्स का जो भी है वो सारे एट्रीब्यूट्स में डिटरमाइन कर पाए तब चलेगा, यानी एक्स मिनिमम रह गया, तो यही हमारी कैंडिडेट की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये दे रखा है हमें रिलेशन, कैंडिडेट की बतानी है, तो अगर मैं ए बी का क्लोजर निकालूँ, तो ए बी की वजह से सी आ रहा है, फिर सी की वजह से डी आ रहा है, और बी की वजह से ई आ रहा है, तो लिख दिया, क्योंकि बी हमारे पास पड़ा हुआ था। तो ये हमारे पास सुपर की है, ये कन्फर्म है सुपर की है, पहला पॉइंट क्लियर है। कैंडिडेट की के लिए हमें दूसरा पॉइंट भी देखना है कि क्या उसका सबसेट तो नहीं डिटरमाइन कर रहा सपोज, तो हमने इस ए को लिया, ए का क्लोजर निकाला, तो ए से तो हमारा कुछ आ ही नहीं रहा, सिर्फ ए ही आएगा, बी से सिर्फ बी आ रहा है, मगर बी से ई भी आ रहा है ना, तो ई भी लिख दिया। तो प्रॉपर सबसेट आर नॉट सुपर की, तो प्रॉपर सबसेट कोई सुपर की नहीं नजर आ रहा है। सुपर की क्या होते हैं, जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए, मगर इसमें तो एक है, इसमें दो है ना, सारे कितने हैं, इतने सारे 5 है टोटल, तो ये तो नहीं है। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, और सुपर की हमारी, सॉरी कैंडिडेट की हमारी क्या हो गई, ए बी, तो कि एक कैंडिडेट की हमारी ए बी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मॉडल क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सारी फाइंड ऑल कैंडिडेट की, अभी तक हमने एक देखी थी,
हमें कैसे पता कि एक ही होगी, और भी तो हो सकती हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो सारी कैंडिडेट कीज हमें आर की रिलेशन की बतानी है जहाँ पे एफ डी सेट दे रखा हो हमें इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल क्वेश्चन आते हैं। नोट एक बात ध्यान रखना कि ये थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंडिंग कैंडिडेट की, जब भी हम कैंडिडेट की ढूंढते हैं ना रिलेशन में जिसमें एन एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑफ गिवन एफ डी सेट, ये एक एन पी कंप्लीट प्रॉब्लम होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी, ठीक है। तो फॉर सी के कैंडिडेट की निकालने का पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैंडिडेट की निकालो, या कुछ इनडायरेक्टली आ सकता है कि मान लो तुमसे हाईएस्ट एन एफ पूछ लिया, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म पूछ लिया या डिकम्पोजिशन पूछ लिया, तो उसके लिए भी तुम्हें कैंडिडेट की निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसलिए कैंडिडेट की निकालनी है। अगर तुम्हें ये निकालना है तो अगर कैंडिडेट की गलत तरीके से निकाली तो आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। रिलेशन दे रखा है ए बी। अब देखो एक और चीज़ आ गई, प्राइम एट्रीब्यूट। याद होगा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नहीं याद है तो करवा दूंगा यार, मगर एनीवेज देखते हैं पहले कि ए बी का क्लोजर निकाला तो ए बी से सी आया, ठीक है। ए बी खुद ही लिख दिया, सी भी लिख दिया, और सी से डी आया तो डी भी लिख दिया, डी से बी तो कोई बात नहीं। तो हमने एक्जैक्टली ये लिखा और पता लगाया कि क्या इसके सब प्रॉपर सबसेट में कहीं दिक्कत तो नहीं, मतलब प्रॉपर सबसेट ऊपर की तो नहीं है। तो ए का करा तो क्लोजर तो ए आया, बी का भी आया, है ना। इसका मतलब हमारा ए बी जो है क्या है, कैंडिडेट की है, तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक है, प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट की को। कैंडिडेट की में अभी प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या है, ए और बी, ये दोनों के प्राइम एट्रीब्यूट है। तो नोट देख लो, इफ़ नॉन ट्रिवियल एफ डी, नॉन ट्रिवियल यानी एक्स बिलोंग एक्स इंप्लाइज वाई, ठीक है। देखो अभी अभी काम भी आ गया नॉन ट्रिवियल, अभी हमने पढ़ा भी था। तो अगर नॉन ट्रिवियल एफ डी है जहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं, याद होगा मैंने बताया था कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है, यानी दोनों अलग अलग हैं, विद वाई इज प्राइम। वाई अगर प्राइम एट्रीब्यूट है ना, प्राइम एट्रीब्यूट यानी कैंडिडेट की में मौजूद होगा, है ना। तो वाई इज प्राइम एग्जिस्ट इन आर, अगर आर में एग्जिस्ट करता है देन आर हैज़ एटलीस्ट 2 कैंडिडेट की। तो इतना तो कंफर्म है कि आर के पास यानी रिलेशन में 2 कैंडिडेट की हैं, इतना होगा। हमने एक कैंडिडेट की निकाली, हमें खुश नहीं हो जाना, हमने बतानी है कितनी कैंडिडेट की हैं। तो जैसे मैंने ए भी निकाली, मैंने चेक करा प्राइम जो है इसमें ए है और बी है। जरा मैंने देखा कि वाई वाली साइड में देखो, ये इंप्लाइज के बाद जहाँ एरो जा रहा है ना, यहाँ देखो, चलो ये सी है, ये डी है, ये बी, हाँ बी मिल गया। तो बी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। इसका मतलब इसकी एक और कैंडिडेट की हो सकती है। अगर तुम ऐसे देखो कि बी की जगह तुम डी लिख दो, यानी ए बी की जगह तुम डी लिख दो, तो डी की वजह से बी तो आ ही जाएगा, है ना। तो इस वजह से सब कुछ आ जाएगा, समझ में आया। तो बस क्या करना है, प्राइम एट्रीब्यूट अगर हमें मिल गया राइट साइड में, तो उस इसकी वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे। तो देखा तो हाँ ठीक है भाई, ये भी, ये सुपर की तो बन गई। चलो चेक करते हैं कैंडिडेट की है या नहीं। तो मैंने इंडिविजुअल इनका सबसेट देखा, तो ए का क्लोजर ए आ रहा था, डी का क्लोजर डी भी आ रहा था, तो सब पूरे तो नहीं है ना। तो इसका मतलब कैंडिडेट की है, तो मैंने यहाँ ए डी भी लिख दिया। अब मैं चेक करता हूँ प्राइम एट्रीब्यूट, ए बी नहीं, डी देखेंगे, हाँ डी दिख गया, ठीक है। मैं तुम्हें बताने के लिए ऐसे ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो डी जो है प्राइम एट्रीब्यूट है। अब इसका मतलब डी की जगह हम सी लिख दें तो बात तो वही है, क्योंकि ये देखो ए सी लिखा, अब ए सी मतलब ए और सी तो आ ही जाएगा। अब सी की वजह से डी आ रहा है, डी की वजह से बी आ रहा है, तो ये भी लिख पूरा ही आ गया। फिर जब हमने इसका सबसेट कट चेक करा तो नहीं हो रहे थे, सुपर की नहीं आ रहे थे, सिर्फ यही सुपर की आ रहे थे। इसका मतलब ये पक्का प्राइम वो है, कैंडिडेट की है। तो तीसरी कैंडिडेट की मिल गई। तो टोटल कितनी कैंडिडेट की है, 3 कैंडिडेट की। ये था आसान क्वेश्चन। एक बार कैसे आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। फिर यहाँ देखो, ये है हमारे पास ए बी सी डी ई। ई पे एरो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब इनकी एफ डी दिखा रहे हैं तो यहाँ पे ई कहीं है ही नहीं, तो इसकी इसमें कैंडिडेट की क्या होगी। ए बी पॉइंट कर रहा है सी को, बी सी पॉइंट कर रहा है डी को, है ना। तो देखो अगर मैं सिर्फ ए बी का निकालूँ तो ए बी की वजह से सी आ जाएगा और बी सी की वजह से डी आ जाएगा, मगर ई रह जाएगा और मुझे ई भी चाहिए क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स आने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ ई अलग से लगा दिया, क्योंकि उसका कोई रिलेशन नहीं था तो लगा दिया अलग से। तो ये ई का जो है रिफ्लेक्सिविटी की वजह से यहाँ पे भी ये आ गया, ठीक है। एट्रीब्यूट जो है ई का क्लोजर में भी यहाँ पे भी आ गया, ओके। तो इसका मतलब ये क्या है, सुपर की हो गया। अब मैं जरा इंडिविजुअली देखता हूँ। अब इंडिविजुअली यहाँ सबका तो देखना है, साथ में कॉम्बिनेशन भी देखना है, ठीक है। इनके सारे सबसेट देखने हैं। तो अभी तो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, बाद में हम सिर्फ हवा में चेक करेंगे। जैसे ए का क्लोजर देखो नहीं है कोई, तो ए ही आएगा, बी का भी, ई का ई, ए बी का क्या आ रहा है, सी आ रहा है, यानी ए बी सी, और बी सी की वजह से डी आ रहा है, मगर सारे क्या नहीं, क्योंकि ई रह गया, है ना। सिमिलरली बाकी सब में भी नहीं आ रहे, सारे नहीं आ रहे। इसका मतलब ये पक्का कैंडिडेट की है, ठीक है। तो नन ऑफ द प्रॉपर सबसेट इज सुपर की, कोई सुपर की नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई रह रहा है, बाकी तो छोटे छोटे ही हैं तो नहीं है। देयरफॉर ए बी ई इज़ अ मिनिमल सुपर की और कैंडिडेट की, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया कि हमारे पास एक मिनिमल सुपर की मिल गया, एक कैंडिडेट की मिल गई, दैट इज़ ए बी ई। चलो चेक करते हैं अब ये वाला कि नॉन ट्रिवियल अगर है ऐसा और ये प्राइम एट्रीब्यूट निकला। प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या आएंगे अभी, ए बी ई है, तो ए है, बी है और ई है। इसको जरा ढूंढो, क्या यहाँ ए है, क्या यहाँ बी है, क्या यहाँ ई है, कुछ नहीं है भाई, तो कुछ है ही नहीं। तो नो नॉन ट्रिवियल डिटरमाइन इफ डिटरमाइनर इज प्राइम, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ए बी ई जो है कहीं पे राइट साइड में नहीं था, तो एक ही कैंडिडेट की है हमारे पास, ठीक है। ये देखो इस तरह से पता चलता है कि सी जो है नॉट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, डी भी कैंडिडेट की को नहीं बिलोंग करता, कैंडिडेट की में सिर्फ ए बी ई बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हम आगे चेक नहीं करेंगे और एक ही हमारी कैंडिडेट की निकली, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी नया सिखाया कुछ। अगले पे आते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें दे ही नहीं रखा हो रिलेशन, बस सॉरी एफ डी हमें दे नहीं रखी हो, ठीक है। तो अगर रिलेशन ए बी सी का है और नो नॉन ट्रिवियल एफ डी है,
तो बताओ कैंडिडेट की कितनी होगी। अब कोई नॉन ट्रिवियल एफडी है ही नहीं, तो नॉन ट्रिवियल एफडी ओनली वन पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सारे एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन क्लोजर कैन डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट, जहाँ पे सारे एट्रीब्यूट सभी को डिटरमाइन कर पा रहे होंगे, तभी तो समझ में आया कि वो आपस में अलग है ही नहीं। मतलब नो नॉन ट्रिवियल वाला केस है ही नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए था, कभी हो ही नहीं रहा, यानी एग्जैक्टली सेम है। तो देख रहे हो, तो मिनिमल सुपर की हो गई, यानी हमारी कैंडिडेट की हो गई ए बी सी, क्योंकि यही हमारा क्लोजर, इसी का क्लोजर हमें पूरा का पूरा डेटा देगा। ठीक है, तो कैंडिडेट की हमारी ए बी सी हो गई। सो इफ नो नॉन ट्रिवियल एफ डी देन कैंडिडेट की विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट। ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन ने भी कुछ नया सिखाया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक रिलेशन दे रखा है अगेन, और यहाँ पे हमें फाइंड ऑल कैंडिडेट की है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ए बी को पकड़ लो। जब मैंने ए बी का क्लोज निकाला तो ए बी खुद आ गए, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर सी डी की वजह से ई आ गया, और डी ई की वजह से एफ आ गया। ठीक है, और कोई है क्या? नहीं। यहाँ चेक करो, नहीं, यानी इसका मतलब ये सुपर की तो है। जरा चेक करते हैं इसके प्रॉपर सबसेट्स को। ए को देखा, बी को देखा, कुछ नहीं हो रहा, यानी ए बी जो है कैंडिडेट की है। ओके, तो मैंने नीचे कैंडिडेट की में ए बी को लिख दिया। आगे बढ़े, अब क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ए और बी कहीं प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो, ये देखो ये दिख ही रहा है मेरे को, है ना, ये मेरे को ए दिख गया, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि और कैंडिडेट की पॉसिबल है, एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा है, क्योंकि ए मेरे को कहाँ दिख गया, प्राइम एट्रीब्यूट मेरे को वाई की जगह पे दिख गया, यानी राइट साइड में दिख गया है ना। तो अब मैं ए की जगह पे ई एफ लिख सकता हूँ, यानी बी जो है, बी के साथ ए था ना, अब ए तो ई एफ की वजह से आ सकता है, तो मैं बी ई एफ लिख सकता हूँ। इसका भी डेफिनेटली वही आएगा, है ना। बस हमें इंडिविजुअली चेक करना है। जब मैंने चेक करके देखा तो ई एफ की वजह से ए आ रहा था, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा था, यानी कोई भी सुपर की नहीं है इनमें से, यानी पक्का कैंडिडेट की है। तो मैंने टिक मार दिया, नीचे नाम भी लिख दिया। अब देखते हैं और प्राइम एट्रीब्यूट्स कहीं कैंडिडेट की के और तो नहीं है। देखते हैं, ए देख लिया था मैंने, हाँ देख लिया था, बी देखा, देख लिया, नहीं है, बी कहीं राइट साइड में देखो नहीं है। ई और एफ को देखते हैं, ई एफ ई, हाँ ये दोनों दिख गए। ठीक है, तो अब तुम एफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ की जगह पे तुम डी ई लिख सकते हो, यानी इस एफ की जगह पे तुम डी ई लिख सकते हो। ई तो पहले से, ये तो डी और लिखना है बस, है ना, तो ये भी आएगा सेम। चेक करके देखा तो डी ई का क्लोजर आ रहा था, नॉट ऑल, है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कैंडिडेट की है। और चेक करो कहीं और तो है, अच्छा डी यहाँ पे है ना, तो डी की वजह से सी आ रहा है। यहाँ देखो, तो मैंने, तुम जैसे बी ई ले सकते हो फॉर एग्जांपल, बी ई, बी की जगह पे तुम सी डी लिख दो, तो तुमने यहाँ पे सी डी एफ कर दिया। अब यहाँ पे सी डी एफ भी क्लोजर सब कुछ दिखाएगा, है ना, सी डी एफ का, सी डी एफ भी सब कुछ दिखाएगा, क्योंकि हम कैसे पहुँच रहे हैं यहाँ तक, हम डी पे थे ना, मतलब बी डी ई आया था, है ना, तो एफ से हम ई पे पहुँचे, या डी ई से हम एफ पे पहुँचे, है ना, तो मैंने यहाँ डी ई लिख दिया था। जैसे बी ई एफ था, अब यहाँ डी ई, बी की जगह पे डी ई आ सकता है ना, या सी डी की जगह पे बी ई आ सकता है, बी ई जहाँ भी है ना, बी ई उसकी जगह तुम सी डी लिख सकते हो, तो मैंने सी डी लिख दिया, एफ वैसा का वैसे ही रह गया। ठीक है, चेक करके देखा तो हाँ पूरा आ रहा है। जरा मैंने सी का देखा, तो सी का क्लोजर देखा मैंने कि अरे ये तो सब कुछ दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये तो गया, इसका तो बांडा फूट गया। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर बी ई एफ इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो मैंने बी ई एफ को देख के, पहले तो मैंने एफ की जगह पे डी ई लिख दिया, तो वो मैंने यहाँ कर दिया तुम्हें दिखाने के लिए, फिर मैंने यहाँ बी ई की जगह पे सी डी लिख दिया, वो मैंने यहाँ करा। तो जब मैंने चेक करा तो सी का जो है क्लोजर, वो तो सब कुछ दिखा रहा है, सारी एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब सिर्फ सी जो है वो कैंडिडेट की है, तो मैंने सी भी लिख दिया। क्लियर? ठीक है, और जब मैंने सी डी देखा, क्योंकि अब सी जो है उसका सबसेट था और वो कैंडिडेट की है, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर बी सी, अब जहाँ पे भी सी दिखेगा वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बी डी ई की जगह पे अगर तुम, अब मैं चेक कर रहा हूँ मतलब असल में, जैसे सी और आ गया ना, यहाँ देखा मैंने सी, हाँ यहाँ देखिए सी, ए बी की जगह पे, ए बी तो पहले से ही चल रहा है, तो अल्टीमेटली 4 कैंडिडेट की आ गई। ये देखो यहाँ पे हमें सेम दे रखा है, क्वेश्चन वही है प्रैक्टिस के लिए। ए बी का मैंने क्लोजर निकाला तो आ गया, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ए और बी, हाँ देखो बी दिख गया मुझे, तो ये प्राइम है, तो यानी एक और कैंडिडेट की बन सकती है, बी की जगह पे एफ रख दो, तो यहाँ मैंने एफ रख दिया, आएगा। मैंने चेक करा इनके सबसेट का, तो कोई सुपर की नहीं निकला, यानी ये भी कैंडिडेट की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैंडिडेट की भरता जा रहा हूँ, ए एफ बी लिख दिया। अब यहाँ देखा मैंने कि ए एफ बी, बी तो मैंने देख लिया था, हाँ एफ आ गया, ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की का, तो इसके मतलब एफ की जगह में ई लिख सकता हूँ, ये भी चेक करा मैंने। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने ए ई। ठीक है, फिर चेक करा मैंने कि ई कहीं आ रहा है लेफ्ट में, हाँ आ रहा है ना, तो यहाँ देख रहे हो ई आ रहे हैं मगर डी के साथ आ रहे हैं। अब हमने आर्मस्ट्रांग रूल पढ़े थे, इन अबव सी जा रहा है डी ई को, अकॉर्डिंग टू आर्मस्ट्रांग रूल सी जो है वो डी को भी जाएगा, सी जो है वो ई को भी जाएगा, ये हमने देखा था, स्प्लिट करना, ये सब चीज़ें है ना। तो अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन कह रहा हूँ, हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट में ई था, है ना, तो मैंने ई की जगह सी लिख दिया, तो ए सी को चेक करा तो वो भी आ रहा है ना, क्योंकि सी का क्लोजर सारे नहीं दे रहा, नॉट ऑल, चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना, अब मैं लिखना बंद कर रहा हूँ, मतलब पहले तो मैं ए का क्लोजर चेक करता था, नहीं मिलता था, सी का देखो तो सी की वजह से डी ई आ रहा है, और ई की वजह से एफ आ रहा है, इतना ही हो पाएंगे,
एफ की वजह से बी आ रहा है इतने, ए नहीं आ पा रहा है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की निकली, तो हमारे पास टोटल 4 कैंडिडेट की हो गई। क्लियर। अगला देखो, तो ये आखिरी है, ये आखिरी है होपफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और देख लेंगे। अब देखो ABCDE जा रहा है, यहाँ देखा तो मैंने रिलेशन में ई है ही नहीं कहीं, मगर हर एक को दूसरा कोई पॉइंट कर रहा है, ए को बी, बी को सी, बी सी को डी, डी को ए, है ना। तो मैंने यहाँ ए का क्लोजर निकाल के देखा तो उसमें ABCD सब आ गए, मगर ई नहीं आया, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। पेपर में आ जाता है यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ और हमें लगता है कि सब कुछ लिखा तो हुआ है, FD में नहीं लिखा है, तो यहाँ ई भी लिखना पड़ेगा। तो कैंडिडेट की हमारी क्या हो जाएगी, ये सुपर की हो जाएगी। अब जब चेक करेंगे हम कि सबसेट हो रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइम एट्रीब्यूट ए जो है यहाँ पे प्राइम है ना, तो ए की जगह डी लिख सकते हो, तो डी करा। अब डी की जगह सी लिख सकते हैं, सी भी कर दिया, सी की जगह बी भी कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 4 कैंडिडेट की हो गए, ठीक है। फिर कुछ ये हाई लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हाई लेवल मतलब टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर तुम देख लो ये रिलेशन है कि इसकी FD से इतनी सारी, और हमें जब तक हम सारी चेक ना कर लेना प्राइम एट्रीब्यूट हटना नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने AB को पकड़ा, AB का क्लोजर निकाला तो सारे आ गए। कैसे, देखो A लिखा, B लिखा, C यहाँ से आ गया, अब C की वजह से A था तो वो तो ठीक है, BC की वजह से D आ गया, ठीक है। अब ACD की वजह से B, ये भी हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ देखो D की वजह से E आ गया तो E लिख दिया, अब B की वजह से C ऑलरेडी है, C की वजह से FA आ गया तो F भी लिख दिया, तो यानी टोटल सारे आ गए। अब मैंने क्या करा, चेक करा प्राइम एट्रीब्यूट्स कहीं, तो प्राइम एट्रीब्यूट ढूंढने गया मैं, तो मैंने देखा हाँ ये तो बी आ रहा है ना, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, ACD। अब सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब बी की जगह पे ACD लिख दिया, ए तो ऑलरेडी लिखा हुआ था तो बचा क्या, BCD, है ना। क्या तुम ऐसे बोल लो कि मैंने ये वाला चेक करा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला चेक करा है पहले, क्योंकि जब ए को ढूंढा तो मेरे को ए यहाँ मिल गया प्राइम, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट ए की जगह सी लिख दो, तो यहाँ मैंने BC कर दिया, चेक करा तो एक्जैक्टली वही आएगा, तो ये दोनों क्या कैंडिडेट की हैं, टिक कर दिया। अब क्या होगा, बी की बारी आएगी, अब बी की बारी आई, है ना। तो बी को तुम ACD लिख सकते हो, कहाँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इस बी को ACD लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो मैंने इस बी को ACD लिख दिया, ACD, सी 2 बार था तो एक ही बार लिखा, ठीक है। अब मैंने ACD को चेक करा तो ठीक है आ रहा है, मगर C बिलोंग्स टू A, मतलब C गोज़ टू A, यहाँ देखो C A को जा रहा है, तो हमें ACD लिखने की क्या जरूरत, सिर्फ CD लिखो ना, नहीं समझे। क्योंकि ACD लिखने का फ़ायदा क्या, अब देखते ही हमें पता चल रहा है, ऐसे कह लो कि इसका जो सुपर सेट है, सॉरी सबसेट है CD, वो सारी वैल्यूज़ ला रहा है, तो A लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ला रहा है सारी वैल्यूज़, क्योंकि C इम्प्लाई A कर रहा है, जब C की वजह से A पहले से ही आ पा रहा है आराम से, तो A अलग से लिखने की क्यों जरूरत, तो CD इज़ अलोन काफ़ी, ठीक है। तो बिकॉज नो नीड ACD, ओनली CD विल वर्क। या ऐसे कह लो कि C जो है वो CD जो है वो पर्टिकुलरली सारी वैल्यू ला पा रहा है, यानी सबसेट मिल गया। जब मैंने ऊपर वाली की जगह, क्योंकि मैं दोनों में B की वैल्यू चेंज करनी थी ना, यहाँ पे भी मैंने B की जगह ACD लिखने की कोशिश की तो सेम ही आ गया ना, तो चेक कर लिया हमने, ये दोनों तो है ही नहीं पॉसिबल, तो पॉसिबल क्या है, कैंडिडेट की ये वाली पॉसिबल है, CD, दैट इज़ द सबसेट। अब चेक करा हमने यहाँ पे कि कहीं पे राइट साइड में C या D कहीं है, तो हाँ दिख गया मेरे को, D भी दिख गया, C भी दिख गया, और एक को एक एक करके पकड़ा, D की जगह BC लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, D की जगह BC लिखा, C 2 बार था तो एक ही बार लिखा, ऑलरेडी डन, ये हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो ये वाला केस तो गया। अब मैंने देखा C को पॉइंट कर रहा है कौन, BE, है ना। तो BE पॉइंट कर रहा है C को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो C था उसकी जगह पे BE लिख दूँ, B ऑलरेडी है तो BE, हाँ BE भी काम कर रहा है, तो साथ साथ लिखते भी जा रहा हूँ मैं, A भी लिखा, BC लिखा, ये दोनों टिक से, साथ में BE भी आ गया, CD भी आ गया, ठीक है ना। अब BE अगर आ गया तो BE से बनने वाले कोई भी सुपर सेट, जैसे यहाँ देखो कोई देखेगा यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल तो देखो BD आ गया, BE अगर आ गया, E जो है कहीं पे दिख रहा है, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना। तो E की जगह मैं D लिख सकता हूँ, BE पहले ही था तो BD कर दिया, होप दिख रहा है वो तुम्हें, तो ये भी बन रहा है, चेक कर लिया मैंने इसके दोनों कंडीशन, कैंडिडेट की कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि अगर BD पॉसिबल है तो BD की जगह CF भी लिख सकते हो, CF भी पॉसिबल है तो मैंने CF भी ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐसी चीज़ें अवॉइड करना, क्योंकि ये सुपर की तो है मगर प्रॉपर सबसेट नहीं है ना, क्योंकि BE ऑलरेडी इनफ है, D क्यों लगाना अलग से, ध्यान रखना इसका, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी कहानी रह रही है, आखिरी इसका औजार है हमारे पास, क्योंकि देखो तुमने लास्ट में हम CF तक पहुँच गए थे, CF तक पहुँच गए थे, है ना। तो मुझे वो एक चीज़ समझ में आई कि कहीं F दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है, यहाँ दिख गया, मैं राइट साइड में देख रहा हूँ हमेशा, ठीक है, याद होगा नॉन ट्रिवियल कंडीशन अभी भी बताई है ना। तो F दिख गया मगर साथ में A जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, आर्मस्ट्रांग रूल, है ना, साथ में A जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो रिप्लेस कर दिया मैंने CF का F की जगह पे EC लिख दिया, क्योंकि EC को बिलोंग करा, तो EC करा तो ये भी ठीक आ गया, यानी EC ऑल्सो इज अ कैंडिडेट की, तो टोटल 7 कैंडिडेट किए हैं, होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। तो लो क्वेश्चन है, दोबारा देखना, दोबारा देख लो, खुद से ट्राई करो 2-3 बार बस, चलो।